नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 6 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमीज 2022 अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों अगर बात करें ग्रैमीज 2022 पुरस्कारों की तो इसमें एल्बम ऑफ द ईयर के लिए किस सिंगर को दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर। तो दोस्तों बात करें किसे दिया गया किस सिंगर को, तो जॉन बैटिस्टा को। याद रखिएगा बैटिस्टा को, जॉन बैटिस्टा को दोस्तों ये एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमीज 2022 पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अगर ग्रैमीज अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई, पहली बार कब दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा पहली बार 1959 में दिया गया था। तब यह किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों एक ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। दोस्तों ये पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1959 में, और ये किस नाम से तब दिया जाता था, तो दोस्तों ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से दिया जाता था। और 2022 में दोस्तों ये ग्रैमीज 2022 पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर के लिए किसे दिया गया, तो जॉन बैटिस्टा को। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स हो जाता है, जो कि पहली बार दोस्तों MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित किया गया है और कौन सा संस्करण हो जाता है, तो ये 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स दोस्तों पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ट्रेवर नोवा मेज़बान के रूप में शामिल है। याद रखिएगा मेज़बानी किसके द्वारा, तो ट्रेवर नोवा के द्वारा। अगर दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की बात करें ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत उद्योगों में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा ये प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा, तो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा। तो और दोस्तों बात करें पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह की, तो ये 4 मई 1959 को वर्ष 1958 के लिए कलाकार की संगीत उपलब्धियों के सम्मान और सम्मान के लिए ये दोस्तों आयोजित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों ये पहली बार कब हुआ, तो 4 मई 1959 को, जो कि 1958 के कलाकारों की संगीत की उपलब्धियों के लिए ये ग्रामोफोन अवार्ड दिया गया था उस टाइम दोस्तों। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर दोस्तों इसमें और भी विजेताओं की बात करें तो दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो जॉन बैटिस्टा को जो VR के लिए। अगर सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो लिव द डोर ओपन, ये कौन हो जाते हैं, सिल्क सोनिक, इन्हें दिया गया है। इनके किस सॉन्ग के लिए, तो लिव द डोर ओपन के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो दोस्तों ये भी लिव द डोर ओपन सिल्क सोनिक को गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की बात करें तो ओलिविया रोड्रिगो को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार में ग्रैमी 2022 पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम की बात करें तो ये भारतीय मूल की हो जाती है फाल्गुनी सा, जिन्हें दिया गया है। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इन तीनों पॉइंटों से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम दोस्तों किसे दिया गया अवार्ड, तो फाल्गुनी सा, जो कि भारतीय मूल की हो जाती है। अगर बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड की बात करें तो रिकी केज, ये भी दोस्तों भारतीय हो जाते हैं। और दोस्तों ये तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा कि पहली पाकिस्तानी महिला किसे दिया गया अवार्ड ग्रैमी 2022 अवार्ड, तो आरजू आफ्ताब को दोस्तों ये पहली पाकिस्तानी महिला हो जाती है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आज के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया। दोस्तों याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल चलो अभियान ये किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्कूल चलो अभियान दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, तो दोस्तों ये प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए योजना अभियान चालू की गई है। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो ये दोस्तों याद रखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रावस्ती जिले से शुरू किया गया है। ये दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया है, तो श्रावस्ती जिले से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ हो जाती है। याद रखिएगा
उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है, लखनऊ। राज्यपाल की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आनंदीबेन पटेल, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो जाती है प्रेजेंट टाइम में। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल है, याद रखिएगा दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं उत्तर प्रदेश के। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों को। अगर विधानसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश की तो टोटल 403 सीटें हो जाती हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हो जाती हैं, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हो जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों इन सभी पॉइंटों को। अगर दोस्तों राजकीय चिन्हों की बात करें तो राजकीय पशु क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या हो जाता है, सारस या क्रेन, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाता है। राज्य फूल की बात करें तो पलाश का फूल। और राज्य वृक्ष कौन सा हो जाता है, तो अशोक वृक्ष। याद रखिएगा ये सभी राजकीय चिन्हों को उत्तर प्रदेश के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा आम जनता के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के डिजिटल दर्शन को सक्षम करने के लिए शुरू की गई वेब पोर्टल का नाम क्या है। दोस्तों ये वेब पोर्टल हो जाता है जिससे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के डिजिटल दर्शन को सक्षम करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इसका नाम क्या हो जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा, तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ये टेम्पल 360, याद रखिएगा टेम्पल 360 ये एक वेब पोर्टल हो जाता है जिसके द्वारा दोस्तों आम जनता के लिए ये चालू किया गया, जिसमें वो 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के डिजिटल दर्शन कर सकते हैं, या लाइव आरती देख सकते हैं या प्रसाद मंगा सकते हैं। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो नई दिल्ली में संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दोस्तों संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, याद रखिएगा ये दोस्तों संस्कृत मंत्रालय द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम में जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उस दौरान संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री हो जाती मीनाक्षी लेखी जी। इनके द्वारा एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की गई है। याद रखिएगा मंदिर 360 ये वेबसाइट लॉन्च की गई किसके द्वारा, तो संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री हो जाती मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। अगर टेम्पल 360 की बात करें दोस्तों इस वेब पोर्टल की तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के दर्शन कर सकता है। याद रखिए इस वेबसाइट के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता। दोस्तों अगर बात करें 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब की किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हो जाती है ईगा स्विएटेक, जिन्होंने दोस्तों 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है। याद रखिएगा इसको भी। चलिए अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की अगर बात करें तो पोलैंड टेनिस स्टार प्लेयर ईगा स्विएटेक ने फाइनल मैच में दोस्तों जापान की नाओमी ओसाका को हरा के, याद रखिएगा किसे हरा के दोस्तों, तो जापान की हो जाती है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, जिन्हें ईगा स्विएटेक ने हरा के दोस्तों 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगर स्विएटेक की बात करें तो ये दोस्तों उनका चौथा कैरियर WTA 1000वां खिताब है और कुल मिला के 6ठा एकल खिताब हो जाता है इनका। और यह जीत दोस्तों अब तक स्विएटेक को महिलाओं की नंबर 1 रैंकिंग में पहले नंबर पर स्थान पर पहुँचाती है। याद रखिएगा इसको जीतने के बाद दोस्तों ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हो जाती है ईगा स्विएटेक, जो कि महिलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर हो जाती है टेनिस की। दोस्तों अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों कहाँ पे आयोजन किया गया, तो टूर्नामेंट दोस्तों ये मियामी गार्डन फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया है, जो दोस्तों 22 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया है। इसमें पुरुष और महिलाओं के आयोजन का ये दोस्तों 37वां संस्करण था। याद रखिएगा ये मियामी ओपन 2022 का टूर्नामेंट का दोस्तों कौन सा संस्करण हो जाता है, दोस्तों ये 37वां संस्करण हो जाता है। और दोस्तों इसका किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक किस देश की हो जाती है, तो पोलैंड की हो जाती है। और दोस्तों किसे हरा के, तो जापान की नाओमी ओसाका को हरा के। याद रखिएगा आयोजन भी याद रखिएगा कहाँ पे किया गया। और दोस्तों इसमें और भी पूरी लिस्ट की बात कर विजेताओं की, तो पुरुष एकल का वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश के हो जाते हैं पोलैंड प्लेयर। ये दोस्तों एकल वर्ग का है, पुरुष एकल वर्ग का। और किसे उपविजेता कौन है, तो कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे देश के रहे। अगर महिला एकल वर्ग की बात करें तो ईगा स्विएटेक दोस्तों पोलैंड की हो जाती है, नाओमी ओसाका जापान की हो जाती है, जिन्हें हरा के जीता है। और डबल वर्ग की बात करें तो ह्यूबर्ट हार्के, जॉन एस्नर दोस्तों ये विजेता रहे। और उपविजेता वेस्ली कुलहॉफ और नील स्कूप्सकी। और महिला डबल की बात करें तो लॉरा सिगमेंट और वेरा जॉन नार्वे और वेरोनिका कुंडरमेत्वा और एलिस मार्टेस उपविजेता रहे। दोस्तों ये याद रखिएगा डबल वर्ग की और एकल वर्ग की, पुरुष और महिला दोनों, ये सभी चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण हाल ही में किस स्थान पे आयोजित किया गया है। और दोस्तों बात करें इंडिया बोट एंड मरीन शो का ये चौथा संस्करण हो जाता है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा कोच्चि में।
ये कोची में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण दोस्तों केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया है। ये केरल के कोच्चि में बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया है, जो कि इंडियन बोट एंड मरीन शो का ये चौथा संस्करण हो जाता है। ये दोस्तों IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी हो जाती है, जिसका आयोजन स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा। इसका आयोजन दोस्तों किसके द्वारा कराया गया है, तो याद रखिएगा क्रूज एक्सपो के द्वारा ये आयोजित किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में विक्टर ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। अगर विक्टर ओरबान की बात करें दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं या चुनाव जीता है, दोस्तों हंगरी के देश का। याद रखिएगा ये हंगरी देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं विक्टर ओरबान। इन्होंने फिर से प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यकाल को लगातार चौथी बार जीत हासिल की। ये दोस्तों हंगरी के प्रधानमंत्री हो जाते विक्टर ओरबान, जिन्होंने दोस्तों लगातार चौथी बार ये जीत हासिल की है। अगर हंगरी की बात करें तो ये भी कैपिटल भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन से। इसकी कैपिटल की बात करें तो बुडापेस्ट दोस्तों हंगरी की कैपिटल हो जाती है। अगर मुद्रा की बात करें तो हंगेरियन फॉरेन ये करेंसी हो जाती है। और प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, तो विक्टर ओरबान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। अब दोस्तों बात करें 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो जाती है 2022 में, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा मेघालय। दोस्तों मेघालय 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो मेघालय 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा, जो कि 28 से 25 अप्रैल तक शिलांग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NHU में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा। और ये दोस्तों दूसरी बार है जो कि पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी की है। याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किसकी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है, दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों ये फसल बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा के कृषि मंत्री हो जाते हैं JP दलाल, जिन्होंने ये योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखिएगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर राज्यपाल की बात करें हरियाणा की कौन हो जाते हैं, तो बंडारू दत्ता है दोस्तों, ये हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हो जाते हैं। अगर राजधानी की बात करें हरियाणा की तो चंडीगढ़ हो जाती है। और मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के, तो मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम्स के लिए, खास करके दोस्तों UP लेखपाल और UP जैसे एग्जामों के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा। अगर दोस्तों बात करें बेरोजगारी दर वाले राज्यों में के कौन से पहला स्थान पर राज्य रहा है बेरोजगारी दर में, तो दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। उसके साथ हरियाणा राज्य दोस्तों ये बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें इसमें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा डाटा जारी किया जाता है, CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया जाता है। दोस्तों ये मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, तो 7.6% हो गई है। दोस्तों फरवरी 2022 में दर 8.10% थी और 2022 में गिर के 7.6% हो गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक बेरोजगारी दर है 26.7% ये दर्ज की गई है। याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों राजस्थान आता है जहाँ पे 25% बेरोजगारी दर हो जाती है। फिर जम्मू कश्मीर आता है यहाँ पे 25% हो जाती है। अब बिहार की बात करें तो 14.4% हो जाती है। त्रिपुरा में 14.1%, पश्चिम बंगाल में 5.6% और छत्तीसगढ़ में 0.6% दोस्तों बेरोजगारी दर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों ये डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी याद रखिएगा, CSMI के द्वारा। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस ने अपनी पहली यात्रा पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है। दोस्तों ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस। इसने अपनी पहली यात्रा पूरी की है। तो दोस्तों ये निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है इस जहाज़ का, क्रूज जहाज़ का, जो कि इलेक्ट्रिक जहाज हो जाता है, दोस्तों चीन के द्वारा। याद रखिएगा चाइना के द्वारा दोस्तों इस इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ के निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें
तो जहाज़ का नाम दोस्तों यांगजी रिवर 3 गॉर्जियस 1 हो जाता है और ये दोस्तों 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। याद रखिएगा। इस जहाज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ये जहाज़ दोस्तों 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है। अगर इसमें करीब 1300 यात्री दोस्तों इसके ले जाने की क्षमता इस जहाज़ की। याद रखिएगा 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता हो जाती है इस जहाज़ में। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ है जिसने अपनी पहली यात्रा के लिए यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के लिए यीचांग में बंदरगाह में वापसी की है। याद रखिएगा इसमें दोस्तों अपनी पहली यात्रा किस नदी पे की है तो यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद ये चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यीचांग बंदरगाह में पर वापस आ गया। याद रखिएगा। इस क्रूज जहाज़ की बात करें तो ये 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है और ये बैटरी निर्माता हो जाती है। बैटरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी दोस्तों? कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बैटरी प्रदान की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल हो जाती है, मुद्रा RMB हो जाती है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो जाते हैं चीन के। याद रखिएगा इन पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। अगर बात करें नेशनल मैरीटाइम डे की, ये दोस्तों कब मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे? तो याद रखिएगा 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे ये हर साल दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का ये 59वां संस्करण हो जाता है। याद रखिएगा। और ये इसकी थीम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। और ये दिवस दोस्तों पहली बार बात करें कब मनाया गया ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो दोस्तों पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है और पहली बार कब मनाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कब मनाया जाता है तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।